नेक्रोसिस के बाद जो नेक्स्ट सेल डेथ हमें पढ़नी है दैट इज अपोप्टोसिस। अपोप्टोसिस की डेफिनेशन सबको पता है दैट इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। प्रोग्राम मतलब इसके अंदर बहुत सारे जीन्स का यूजेज होगा जो हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, बट अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हुई है एंड दैट इज इट इज जस्ट नॉट अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दिस इज अ कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। मतलब कैस्पेज एक एंजाइम है जिसका यूज हम इस सेल डेथ में करेंगे और ये आप 5 मिनट में समझ जाओगे, बट वो शुरू करने से पहले अपोप्टोसिस की डेफिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये होता है दैट इसमें इन्फ्लेमेशन नहीं देखने को मिलता। और उसी चीज को अगर हम नेक्रोसिस से कंपेयर करें तो नेक्रोसिस की जो डेफिनेशन अगर हम रिवाइज करें वाज पैथोलॉजिकल सेल डेथ विद इन्फ्लेमेशन। सो नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन हमेशा दिखेगा और अपोप्टोसिस में नहीं दिखेगा। दैट इज द फर्स्ट डिफरेंस दैट यू हैव टू नो। नेक्स्ट, व्हाट डिड आई से? नेक्रोसिस इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ, मतलब ये हमेशा किसी डिजीज में आपको देखने को मिलेगा। Apoptosis on the other hand can be both. It can be physiological also, मतलब ये आपको normally भी हमारी body में देखने को मिल सकता है, and it can be pathological as well, मतलब disease में भी मिलेगा, and I will explain this with the help of examples. For example, जब हमारे organs की formation हो रही थी, organogenesis कब होता है? जब हम fetal life में होते हैं, मतलब जब हमारे embryo stage में first trimester में होते हैं, तब जब organs बनते हैं तब अपोप्टोसिस की ज़रूरत पड़ती है। एंड आई विल गिव यू अ वेरी सिंपल एग्जांपल कि जैसे हम अगर अपने हैंड को देखें तो अभी हमारे पास 5 सेपरेट फिंगर्स हैं, बट जब हम फीटल लाइफ में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थे तो हमारा जो हैंड था वो एक टिश्यू था, बस एक पीस ऑफ टिश्यू था। धीरे धीरे इसमें से 5 फिंगर्स बनी और वो बीच का जो टिश्यू है वो अपोप्टोसिस की वजह से खत्म हुआ। तो ये जो गैप हमें दिखता है फिंगर्स के बीच में, वो टिश्यू कहाँ गया? That cell death happened because of apoptosis. So is it very, very important? Normally also, definitely. Normally, this is a question that you get कि ये organogenesis या embryogenesis में देखने को मिलता है, and you will always remember the example of a hand. But can it also be seen in diseases? This you will remember with the help of C's. Like, can you see something called Councilman body, which is seen in usually which hepatitis? Viral hepatitis. And कौन सा वाला viral hepatitis? Hepatitis C virus. There is also something known as C for colloid bodies, which are also known as cytoid body or civet bodies, all the C's together. And which disease do you see this in? In a dermatology disease that is lichen planus. Please remember, जब आप dermatology की वीडियोस देखेंगे तो लाइकन प्लेनस पे एक डेफिनेटिव क्वेश्चन है विच यू हैव टू स्टडी। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड कि इसके अंदर हमने ये जाना कि अपोप्टोसिस दोनों तरीके से होती है। इट कैन बी इन अ नॉर्मल सिचुएशन दैट इज फिजियोलॉजिकल, वेयर इज इट कैन ऑल्सो बी इन अ डिजीज कॉल्ड पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में सारी सी वाली बॉडीज हमें जाननी है। अब हम शुरू करते हैं अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म। एंड अपोप्टोसिस का मैकेनिज्म जो भी हम पढ़ेंगे उसमें एक वर्ड बार बार आएगा, दैट इज कैस्पेज। आई जस्ट टोल्ड यू इट इज अ कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो मैकेनिज्म जानने से पहले हम कैस्पेज वर्ड का यूज और इसका मतलब समझ लेते हैं। तो कैस्पेज को हमने क्या करा? 3 पार्ट्स में डिवाइड करा। कैस्पेज में अगर हम सी अल्फाबेट देखें तो कैस्पेज किस चीज का बना होता है? इट इज मेड अप ऑफ सी फॉर सिस्टीन रेजिड्यूज। मतलब कैस्पेज का अगर किसी ने कॉम्पोजिशन पूछा तो इसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड है? ये सिस्टीन मॉलिक्यूल्स का बना होता है। दूसरा, अगर आप देखो कि इसके अंदर एज आता है। एज का मतलब हमेशा जैसे लाइपेज, प्रोटीएज, अमाइलेज, तो एज मतलब हमेशा एंजाइम। तो कैस्पेज एक एंजाइम है। एंजाइम का काम होता है टिश्यू को तोड़ना। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, तो दैट इज टिश्यू। तो टिश्यू को कहाँ पे तोड़ेगा? ध्यान से देखो, जहाँ पे एएसपी आया उसने टिश्यू को तोड़ा, जहाँ पे एएसपी आया उसने टिश्यू को तोड़ा। तो एएसपी is standing for aspartic acid. Remember, whenever it will find aspartic acid residues, उस तरफ जाके वो उस टिश्यू को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो एस्पार्टिक एसिड ब्रेक, एस्पार्टिक एसिड ब्रेक, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैस्पेज। रिमेंबर, सी फॉर सिस्टीन, एएसपी फॉर एस्पार्टिक एसिड एंड एज फॉर एंजाइम। अब आप कैस्पेज के बारे में सब कुछ जान चुके हो। सो नाउ व्हाट आई विल टेल यू इज द मैकेनिज्म। अपोप्टोसिस पढ़ने के लिए मैं बिल्कुल सेम स्टोरी आई एम गोइंग टू टेल यू जो आप लोग पढ़ाई के टाइम करते हो। पढ़ने से पहले शुरुआत कैसे करनी है, इनिशिएशन, दैट इज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज इतने सारे टेलीग्राम ग्रुप से आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, पीडीएफ ढूंढना पड़ेगा, एप्स हैं, मतलब मार्केट में इतने रिसोर्सेज हैं कि टाइम टेबल बनाना और रिसोर्स सिलेक्ट करने में ही आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो स्टार्ट करना कोई भी चीज़ बहुत डिफिकल्ट होती है ना, अपोप्टोसिस में भी सेम सिचुएशन है। इनिशिएशन इज वेरी डिफिकल्ट। इनिशिएशन फर्दर 2 पाथवेज से होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे और इंट्रिंसिक पाथवे। जैसे कि आप पढ़ना शुरू करते हो तो क्यों पढ़ना शुरू करते हो? या तो एक्सट्रिंसिक, बाहर से कोई आपको बार बार टॉन्ट कर रहा है कि आप क्यों
एग्जाम नहीं क्लियर करा, या फिर अभी तक रैंक क्यों नहीं आई, या फिर एमडी क्यों नहीं करी, तो बाहर के किसी टॉन्ट या स्टिम्युलस की वजह से आप पढ़ाई शुरू करते हो, या फिर इंट्रिंसिक आप खुद से कुछ बेटर करना चाहते हो अपनी लाइफ में, आपके लिए कुछ टारगेट्स हैं, कुछ गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, तो अपोप्टोसिस का भी सेम सिचुएशन है। अपोप्टोसिस स्टार्ट करने के लिए या तो बाहर से कोई स्टिम्युलस आएगा या फिर अंदर से कोई स्टिम्युलस आएगा, और एक बार अपोप्टोसिस स्टार्ट हो गई मतलब मैम एक बार आपने हमें स्ट्रैटेजी और टाइम टेबल बना के दे दिया, उसके बाद तो हम इजीली बैठ के पढ़ाई कर लेंगे। दैट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एग्जीक्यूशन। इन सब में क्या चीज यूज होगा? इन सब में यूज होगा कैस्पेजेस। सो प्लीज रिमेंबर, इनके लिए हमें कुछ नंबर्स याद करने हैं। सो इनिशिएशन के लिए यूज होता है कैस्पेज 8, 9 एंड 10। बट अभी हमने पढ़ा कि इनिशिएशन दो टाइप का है ना, एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में ये दोनों कैस्पेजेस यूज होंगे, दैट इज कैस्पेज 8 एंड 10। कैसे याद करोगे? एक्सट्रिंसिक उसको लिखते ही आप ई और एक्स हो, ई मतलब 8 और एक्स मतलब 10, जैसे एक्स लिखा 10। वेयर इज इंट्रिंसिक पाथवे के लिए कौन सा कैस्पेज बचा? दैट इज कैस्पेज नंबर 9। तो इनिशिएशन इज डन, एंड वंस इनिशिएशन इज डन द नेक्स्ट स्टेप इज एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के लिए कौन सा कैस्पेज है? इट इज गोइंग टू बी कैस्पेज 3, 6 एंड 7, आउट ऑफ विच प्लीज रिमेंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट कैस्पेज है दैट इज कैस्पेज नंबर 3। सो नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, आपने बेसिक तो पढ़ लिया, अब इसकी डिटेल्स आपको जाननी पड़ेंगी। तो अब हम शुरू करते हैं विद इनिशिएशन। इनिशिएशन में सबसे पहला पाथवे विल बी एक्सट्रिंसिक पाथवे, मतलब उस सेल के बाहर से शुरुआत होगी उस पाथवे की। एक्सट्रिंसिक पाथवे में यहाँ हमने एक सेल बनाया, इस सेल की अपोप्टोसिस करानी है, तो इस सेल का नाम है अपोप्टोसिस। एंड जो दूसरा सेल है जिसके साथ ये एक्चुअली में इंटरैक्ट करेगा दैट इज टी सेल। तो दो सेल्स हैं जो आपस में बात करने वाले, एक है हमारा वो सेल जो कि सेल डेथ जिसकी होने वाली है, और दूसरा सेल है टी सेल। तो इन दोनों की आपस में बात कैसे होगी ध्यान से देखना ही, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू विल गेट। अपोप्टोटिक सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है CD95 जिसका दूसरा नाम है फास, और इसी से रिलेटेड टी सेल के ऊपर एक मॉलिक्यूल होता है जिसका नाम है CD95 लाइगेंड, और ऑल्सो नोन एज फास्ट लाइगेंड। सो दिस इज वेरी वेरी ऑब्वियस कि एक तरफ CD95 है, एक तरफ लाइगेंड है, दोनों आपस में बात करेंगे और मैकेनिज्म शुरू हो जाएगा। बट सिर्फ एक एक की बात करने से मैकेनिज्म नहीं शुरू होता। जैसे कि अकेले आप बैठ के पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपके दिमाग में हमेशा एक थॉट आएगा कि टेलीग्राम पे स्टडी पार्टनर अगर मिल जाए तो स्टडी पार्टनर के साथ बेटर पढ़ाई होगी, या फिर हॉस्टल में 2-3 लोग बैठ के पढ़ेंगे तो शायद और बेटर पढ़ाई होगी। तो आप क्या ढूंढते हो? आप ढूंढते हो स्टडी पार्टनर्स, मतलब आप 2 और लोगों को अपने साथ अपने प्लान में जोड़ना चाहोगे। CD95 भी यही करता है, वो 1-on-1 से वो पाथवे नहीं चलाना चाहता, वो 3 CD95 को जोड़ के ये पाथवे चलाना चाहता है, और इस चीज को बोला जाता है ट्राइमराइजेशन ऑफ CD95। सो ट्राइमराइजेशन मतलब 3 CD95 अब जुड़ चुके हैं। पर जैसे कि आपके साथ होता है कि जब 3 लोग बैठ के पढ़ते हो, ऐसा सोचते हो कि पढ़ोगे बट असल में पढ़ाई कभी होती नहीं है। तो इनके साथ भी यही हुआ, इन तीनों ने ग्रुप बनाया, बट इनके आपस में ग्रुप बना लेने से इनका पाथवे शुरू नहीं हुआ। फिर आप क्या करते हो? जो पढ़ाई नहीं होती, आप किसी सीनियर को कॉल करते हो, किसी टीचर को कॉल करते हो कि हमारा टाइम टेबल बना दो, हमें बुक्स बता दो। इन तीनों ने भी यही करा, इन्होंने किसी सीनियर को कॉल करा, एंड दैट सीनियर इज नोन एज फैड, फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन। फैड इज फास्ट एसोसिएटेड डेथ डोमेन, एंड फाइनली आपका सीनियर आपको अच्छे से गाइड करेगा। तो फैड ने इनको गाइड करा और इनको बताया कि देखो एक्सट्रिंसिक पाथवे चलाना है तो 2 कैस्पेजेस को एक्टिवेट करो। कौन से 2 कैस्पेजेस थे? 8 और 10। तो फैड ने क्या करा? प्रो कैस्पेज 8 और 10 को कन्वर्ट करा इनटू कैस्पेज 8 एंड 10, मतलब कन्वर्ट करा मतलब एक्टिवेट कर दिया। जब प्रो से आपने कैस्पेज में कन्वर्ट करा तो आपने एक्टिवेट कर दिया, पाथवे हो गया। मतलब हम पढ़ने के लिए बैठे थे और फाइनली हमने पढ़ाई कर ली। बट आप जब भी पढ़ाई करने बैठोगे हॉस्टल में, कोई एक तो ऐसा स्टूडेंट होता है जो जेलस हो जाता है और आपको पढ़ने से रोकता है कि पढ़ के कुछ नहीं मिलेगा लाइफ में, उससे पहले तो दूर रहना। बट वो एक स्टूडेंट यहाँ पर भी है जो ये देख रहा है कि अच्छा यहाँ तो बहुत अच्छे से पाथवे चल रहा है तो इसको रोक देते हैं। और उस स्टूडेंट का क्या नाम है? उस स्टूडेंट का नाम है फ्लिप। तो फ्लिप पर जो क्वेश्चन आता है, जो आप अभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व करोगे, आपको उसमें भी मिलेगा। फ्लिप इज व्हाट? फ्लिप इज प्रो अपोप्टोटिक और एंटी अपोप्टोटिक। ऑफ कोर्स ये अपोप्टोसिस को रोक रहा है, सो इट इज एंटी अपोप्टोटिक। और कौन से पाथवे के लिए एंटी अपोप्टोटिक है? इट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द एक्सट्रिंसिक पाथवे। दीज आर द 2 क्वेश्चंस दैट यू गेट ऑन फ्लिप। एक्सट्रिंसिक पाथवे समझ लिया। अगर हम वापस हमारे फ्लो चार्ट पे आए तो एक्सट्रिंसिक पाथवे हो गया, मतलब 8 और 10 एक्टिवेट हो चुका है।
अब हमें पढ़ना है इंट्रिंसिक पाथवे, जिसका गोल है कि हमें एक्टिवेट करना है कैस्पेज 9। इंट्रिंसिक पाथवे के नाम से मुझे समझ आता है कि ये सेल के अंदर से शुरू होने वाला है, तो इसके लिए हमने यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, पूरे इंट्रिंसिक पाथवे को एक जगह कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो मतलब यहाँ पर इफ आई हैव ड्रॉन अ सेल ओवर हियर एंड आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सेल के अंदर कुछ बहुत सिवियर स्ट्रेस हो रहा है। कितने टाइप के स्ट्रेस होते हैं ना हमारी लाइफ में, या तो कोई इन्वायरमेंटल स्ट्रेस होगा, या डाइट का स्ट्रेस होगा, या हार्मोन का स्ट्रेस होगा। हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं कि आजकल अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो चुका है सनलाइट की वजह से, तो अल्ट्रावायलेट का कोई स्ट्रेस है जो आके हमारी स्किन पे अटैक करता है। जैसे ही आपकी बॉडी में कोई स्ट्रेस होता है तो आपकी बॉडी में एक अलार्म क्लॉक होती है, वो अलार्म क्लॉक बजने लग जाती है। तो उस अलार्म क्लॉक, कौन सी कंपनी की अलार्म क्लॉक है, उस अलार्म क्लॉक को बोलते हैं स्ट्रेस सेंसर। जैसे ही कोई स्ट्रेस आया, यूवी लाइट आई, एंड वो अलार्म क्लॉक बजना शुरू हो जाएगा। तो उन स्ट्रेस सेंसर्स का नाम है बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा। ये 5 नाम है। आपको जैसे मैंने एक स्टोरी की तरह याद करा, एक राइम की तरह याद करा, आपको भी वैसे ही करना है। बिम, बिड, बैड, नॉक्सा एंड प्यूमा, ये अलार्म क्लॉक्स हैं जो रिंग करने लग जाएंगे कि अच्छा बॉडी में कुछ स्ट्रेस है। तो आप क्या करोगे उसके बाद? आपने सुनी अलार्म क्लॉक कि कुछ स्ट्रेस आया है, तो 2 ऑप्शन है, या तो आप उस सेल को वैसे ही रहने दो, या फिर आप सोचो कि डैमेज्ड सेल को बॉडी में रखने से आगे जाके हो सकता है मुझे स्किन कैंसर हो जाए, तो डैमेज्ड सेल को बॉडी में से निकाल देते हैं, एज सिंपल एज दैट। और ये ऑप्शन बेटर लग रही है, तो हम क्या करेंगे, हम जाके अपने प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को बोलेंगे कि प्लीज इन सेल्स को हमारी बॉडी में से निकाल दो। तो प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को बढ़ा दिया एंड एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स को कम कर दिया। प्लीज नोट, प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स इंक्लूड P53, BAC, BAX, BCL excess, and anti-apoptotic include BCL2, MCL1 and BCL XL। एंड अगर मेन वीडियो से आपको याद हो कि हमने कैसे पढ़ा था, ये हमने याद किया था कि BCL2, MCL1 एंड BCL XL, इनमें से जितने भी अल्फाबेट्स जिनमें L वाला अल्फाबेट आ रहा है, वो क्या काम करते हैं, वो अपोप्टोसिस को स्टिम्युलेट करके बढ़ाते हैं या लोअर करते हैं? वो अपोप्टोसिस को लोअर करते हैं। सो रिमेंबर, दे आर एंटी अपोप्टोटिक। L2, MCL1, BCL XL, नॉट BCL XS। प्लीज ये गलती मत करना, सारे L वाले मॉलिक्यूल्स आपको लोअर में डालने हैं, मतलब एंटी अपोप्टोटिक में डालने हैं। तो अभी तक हमने क्या करा, जैसे ही अलार्म क्लॉक रिंग हुआ, हमने अपने सारे प्रो अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स बढ़ा दिए और एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स कम कर दिए। एंटी अपोप्टोटिक मॉलिक्यूल्स पे बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया, L वाला अल्फाबेट, आई एम श्योर यू विल रिमेंबर। ये दोनों जब हमने एक को बढ़ाया और एक को कम करा, इन्होंने सीधा सिग्नल किसे भेजा, इस ऑर्गेनेल को क्या बोलते हैं, इन्होंने सीधा सिग्नल भेजा माइटोकॉन्ड्रिया को। इनफैक्ट अभी जो सारा काम इस पाथवे में होने वाला है वो माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। तो अगर इस पूरी स्टोरी से आपसे पूछा गया स्टोरी का हीरो ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज शाहरुख खान, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो रिमेंबर, पिविटल रोल, हु प्लेज अ पिविटल रोल इन अपोप्टोसिस। अगर ऐसा क्वेश्चन आया कि हीरो कौन है स्टोरी का, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, एंड आई विल टेल यू व्हाई। माइटोकॉन्ड्रिया 2 चीजें रिलीज करता है। सबसे पहली चीज जो अपने से अंदर से वो रिलीज करता है, दैट इज स्मैक एंड डियाब्लो। अगर वो कुछ रिलीज कर रहा है तो उसका एक ही इंटेंशन है कि अपोप्टोसिस करवानी है। तो अगर स्मैक एंड डियाब्लो रिलीज हुआ है तो वो आगे जाके क्या कराएंगे, वो प्रो अपोप्टोटिक है, वो आगे जाके अपोप्टोसिस कराएंगे। एक और चीज रिलीज होती है, दैट इज साइटोक्रोम सी। ये वाला पॉइंट आप सबको ध्यान से सुनना है बिकॉज दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से इसलिए निकला क्योंकि वो आगे जाके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है विद समथिंग नोन एज APAF1। इन दोनों के कॉम्प्लेक्स को क्या बोला जाता है, साइटोक्रोम सी एंड APAF1 इज नोन एज अपोप्टोजोम। क्यों बनाया ये, क्योंकि हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं, हम एक कैस्पेज को एक्टिवेट करना चाहते हैं, मतलब प्रो कैस्पेज 9 का एक्टिवेशन हो जाएगा इनटू कैस्पेज 9 एंड फाइनली द पाथवे इज कंप्लीट। सो क्विक रिव्यू, जैसे ही कोई स्ट्रेस आया, ये अलार्म क्लॉक्स ने बजना स्टार्ट कर दिया, दैट इज बिम, बिड, बैड, नॉक्सा, प्यूमा। इन्होंने प्रो अपोप्टोटिक फैक्टर्स को बढ़ाया, एंटी अपोप्टोटिक फैक्टर्स को कम करा, जिनमें सब L वाले अल्फाबेट्स आते। इन्होंने मिलकर माइटोकॉन्ड्रिया को बोला स्मैक डियाब्लो रिलीज करो, साइटोक्रोम सी रिलीज करो। साइटोक्रोम सी ने APAF1 के साथ कॉम्बिनेशन बना के अपोप्टोजोम बनाया एंड अपोप्टोजोम ने कैस्पेज 9 को एक्टिवेट कर दिया। तो अगर आप वापस जाओ अपने पाथवे में और मैकेनिज्म पढ़ो, तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवेज हो चुके हैं, मतलब अपोप्टोसिस शुरू करने वाली कहानी, इनिशिएशन वाली कहानी हो चुकी है। अब हमें जो जो प्लानिंग हमने करी है उसको हमें प्लान एग्जीक्यूट करना है। अब हमें अपोप्टोसिस आगे बढ़ा के खत्म करना है। तो सिंपल, इनिशिएशन के लिए अगर 8, 9, 10 कैस्पेजेस थे, अब वो जाके अगले स्टेप में किसे एक्टिवेट करेंगे,
कैस्पेज 3, 6 एंड 7। तो अगर एग्जीक्यूशन कराना है तो जो अभी आपने कैस्पेजेस एक्टिवेट करे दैट इज 8, 9 एंड 10, उससे आगे जाके कैस्पेज 3, 6 एंड 7 को एक्टिवेट करो और अपोप्टोसिस हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बिकॉज ये कैस्पेज अब जाके आगे कुछ और एंजाइम्स को एक्टिवेट करेगा। उनमें से एक एंजाइम जिस पे पक्का क्वेश्चन आता है दैट इज गोइंग टू बी एंडोन्यूक्लियस। नाम से समझ आ रही है एंडोन्यूक्लियस क्या करता होगा? एंडोन्यूक्लियस न्यूक्लियस को ब्रेक करता होगा। तो अगर यहाँ पे हम एक न्यूक्लियस बनाए और मैं पूछूं कि एंडोन्यूक्लियस कहाँ पे ब्रेक करता है, रैंडमली ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट करा देता है? तो नहीं। एंडोन्यूक्लियस का एक प्रिंसिपल है लाइफ में, वो कुछ उसूलों पर चलता है। वो क्या उसूल है कि जब भी उसे 200 बेस पेयर्स मिलेंगे तो वो एक कट लगाएगा। 200 के बाद कट, 200 के बाद कट, 200 के बाद कट। तो हमने अपना पूरा जो डीएनए है उसे कितने कैसे कैसे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया मैम आपने? 200 200 200 इतने पार्ट्स में हर 200 बेस पेयर के बाद एक कट लगाया। तो एंडोन्यूक्लियस का क्या काम है? वो कहीं भी ब्रेक करेगा या वो 200 कट 200 कट। ऑलवेज रिमेंबर 200 कट 200 कट। सो इट क्लीन्स आफ्टर 200 का एक रेंज है 180 टू 200 बेस पेयर्स, मतलब 180 और 200 के बाद वो एक एवरेज कट लगाता है, फिर 180 और 200 बेस पेयर्स के बाद वो कट लगाता है। तो ये जो चीज बनेगी शायद इसी को आगे जाके हम पढ़ेंगे दैट दिस इज नोन एज द स्टेप लैडर पैटर्न। आपने देखा छोटी छोटी स्टेप्स बन गई, 200 200 200 की स्टेप्स बनी, इसे बोला जाता है स्टेप लैडर पैटर्न। सो नाउ यू विल से दैट ठीक है सारे कैस्पेजेस एक्टिवेट हो गए, उसके बाद एंजाइम्स भी एक्टिवेट हो गए, सेल टूटना शुरू हो गया। तो ये रहा सेल, इसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो। तो कैसे तोड़ें? तो थोड़ा सा मेम्ब्रेन को अलग से तोड़ दो, थोड़ा सा ये माइटोकॉन्ड्रिया और इनको अलग से तोड़ दो, थोड़ा सा न्यूक्लियस अलग से तोड़ दो। तो मैंने क्या करा, सेल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया है। एंड ये जो क्वेश्चन था ये एफएमजी एग्जाम जनवरी 24 में पूछा गया था। ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज अपोप्टोटिक बॉडी। दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपोप्टोटिक बॉडीज किस चीज से बनी होती है? जो छोटे छोटे टुकड़े आप सेल के कर रहे हो इन्हें बोला जाता है अपोप्टोटिक बॉडीज। और ये किस चीज से बने होते हैं? तो ऑप्शंस वर, क्या ये साइटोप्लाज्म से बने होते हैं, क्या ये न्यूक्लियस से बने होते हैं, क्या ये ऑर्गेनेल से बने होते हैं, क्या ये मेम्ब्रेन से बने होते हैं, या सब चीजों से बने होते हैं? सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। It is made up of cytoplasm also, it is made up of nucleus also, it is made up of membrane also, it is made up of everything. आपने बेसिकली एक सेल को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया है एंड उसे बोला जाता है अपोप्टोटिक बॉडी। छोटे पार्ट्स में तोड़ा है पर अपनी बॉडी से निकाला तो नहीं है। हम निकालें कैसे? छोटे छोटे टुकड़ों को आपको अपनी बॉडी में से निकालना है, तो उसके लिए आपको एक लास्ट स्टेप करना होगा। हमने उन छोटे टुकड़े जो बनाए थे अपोप्टोटिक बॉडीज, हमने उनमें से एक अपोप्टोटिक बॉडी यहाँ बनाई और हमने कहा कि अगर इनको बॉडी में से हमेशा के लिए हटाना है तो एक ही सेल है जो हमेशा कुछ भी खाने को तैयार रहता है और वो कौन सा सेल है? मैक्रोफाज। तो किसी तरह अगर आप मैक्रोफाज को सिग्नल दे दो कि यहाँ पे 1000 2000 टुकड़े पड़े हैं, इन्हें आके खा लो, तो मैक्रोफाज जरूर आएगा और क्या करेगा वहां पे? उनको खाने के लिए फैगोसाइटोसिस करेगा। बट पहुंचाए कैसे ये सिग्नल मैक्रोफाज तक? तो हमने बायोकेमिस्ट्री की हेल्प ली। हमने क्या करा, जो फॉस्फेटिडाइल सेरीन है, बायोकेम में जाके पढ़ना, फॉस्फेटिडाइल सेरीन आपके जितने भी सेल्स हैं उनमें अंदर छुप के बैठता है। हमने इन सेल्स में क्या करा, इन अपोप्टोटिक बॉडीज में हमने फॉस्फेटिडाइल सेरीन को अंदर से बाहर लाके यहाँ एक्सपोज कर दिया। उसे अंदर नहीं छुपने देना, उसे बाहर एक्सपोज कर दो। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? फ्लिपिंग ऑफ फॉस्फेटिडाइल सेरीन। फ्लिपिंग मतलब अंदर से आपने फॉस्फेटिडाइल सेरीन को बाहर लाके खड़ा कर दिया यहाँ पे। जैसे ही फॉस्फेटिडाइल सेरीन बाहर आएगा सिग्नल जाना शुरू हो जाएगा। किसको सिग्नल जाएगा? मैक्रोफाज को। मैक्रोफाज को पता लग जाएगा कि ठीक है वहां पे फॉस्फेटिडाइल का सेरीन का सिग्नल आ रहा है, वहां जाके उन सेल्स को खाना है। एंड दैट इज हाउ द इंटायर प्रोसेस ऑफ अपोप्टोसिस बिकम्स कंप्लीट। अब मैक्रोफाज जाके वहां पे सफाई का काम करेगा, सारी अपोप्टोटिक बॉडीज को हटा देगा। ये जो मैक्रोफाज वाला प्रोसेस हमने पढ़ा कि मैक्रोफाज को सिग्नल जाएगा और मैक्रोफाज आके ये प्रोसेस करेगा, इसको बोलते हैं एफेरोसाइटोसिस, या फिर इसका एक और नाम दिया गया है दैट इज ईट मी सिग्नल, जो कि नाम से समझ आ रही है कि ये अपोप्टोटिक बॉडीज सिग्नल भेज रही है मैक्रोफाज को कि आके प्लीज खाने के बाद हमें यहाँ से साफ कर दो। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज एफेरोसाइटोसिस और ईट मी सिग्नल एंड दैट फिनिशेस ऑफ अपोप्टोसिस। तो मतलब अपोप्टोसिस के लिए पहले हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे जिससे अपोप्टोसिस की शुरुआत हुई थी, फिर हमने पढ़ा एग्जीक्यूशन पाथवे एंड फाइनली हमने एंजाइम्स को एक्टिवेट करके छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करा सेल को एंड मैक्रोफाज ने आके वो सारे टुकड़े साफ कर दिए। यहाँ तक तो मैकेनिज्म की बात थी, बट अगर हम पैथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इस अपोप्टोसिस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? 5 तरीके, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1,
अगर किसी ने पूछा व्हाट इज द मार्कर ऑफ अपोप्टोसिस, यू आर गोना मार्क एनेक्सिन 5। यहाँ पर वो वाली प्रॉब्लम होती है कि हमें आता होता है एग्जाम में आंसर, पर हम सिली मिस्टेक करके आते हैं। तो ये सबसे रिग्रेटफुल मिस्टेक होती है, क्योंकि बाद में आके जो आपको रिकॉल सेशन में याद आता है कि ये तो मुझे आता था पर वहां पर जल्दी जल्दी में मैंने गलती कर दी। ये वो वाला क्वेश्चन है। मार्कर पूछा गया तो एनेक्सिन 5, और मॉलिक्यूलर मार्कर ऑफ अपोप्टोसिस पूछा गया, देन योर आंसर इज CD95 और फास्ट। प्लीज एग्जाम में जल्दी में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मत भूलना। सिर्फ मार्कर पूछा गया एनेक्सिन 5, मॉलिक्यूलर मार्कर पूछा गया तो CD95 और फास्ट। बिफोर आई प्रोसीड फॉरवर्ड, पूरी पैथोलॉजी में सिर्फ 2 एनेक्सिन्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। एक है एनेक्सिन 5 और एक है एनेक्सिन A1। अभी पढ़ के खत्म करो। एनेक्सिन 5 इज अ मार्कर ऑफ अपोप्टोसिस। उसके नाम में है ना AP, मतलब एनेक्सिन 5। दैट इज हाउ वी लर्न इट। सो रिमेंबर, एनेक्सिन 5 किसका मार्कर है? अपोप्टोसिस का मार्कर है। वेयर इज एनेक्सिन A1, देखो हेरी सेल ल्यूकीमिया के नाम में A1 आता है, तो हेरी सेल ल्यूकीमिया का एनेक्सिन हो जाएगा एनेक्सिन A1। इसके बाद कोई भी एनेक्सिन आपको नहीं जानना है। वापस आइए, अपोप्टोसिस मार्कर डन, मॉलिक्यूलर मार्कर डन। पैथोलॉजिस्ट का काम है हर चीज माइक्रोस्कोप में देखना। सो हाउ डज अपोप्टोसिस लुक अंडर द माइक्रोस्कोप? ये हम डायरेक्टली माइक्रोस्कोप में जाके देखते हैं। तो ये पिंक एंड ब्लू वाला हो जाएगा लाइट माइक्रोस्कोप, और ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले कोई भी एक नॉर्मल सेल यहाँ पे साइड पे ले लो, जैसे कि ये आपने एक नॉर्मल सेल लिया एंड दिस इज नॉर्मल, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो ये चीज हाईलाइट करी है, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग एज, वो जो छोटे छोटे टुकड़े आपने ब्रेक करे थे, इसे हमने बनाया अपोप्टोटिक बॉडी। सो नाउ इफ यू लुक केयरफुली अगेन, आई विल रिमूव द लेबलिंग्स। अगर आप इस सेल का साइज देखो वर्सेस अगर आप इस सेल का साइज देखो, तो क्या सेल में थोड़ा सा साइज कम हुआ है? यस। प्लीज रिमेंबर, देर इज गोइंग टू बी सेल्यूलर श्रिंकेज। देर इज सेल्यूलर श्रिंकेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस बार का एक क्वेश्चन है। पिछले 2 साल से ये क्वेश्चन INI CET एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। इनफैक्ट INI CET एग्जाम 24 का क्वेश्चन, May 24 का क्वेश्चन वाज आल्सो दिस, कि सेल्यूलर श्रिंकेज किस में देखी जाती है? अपोप्टोसिस में देखी जाती है। क्यों पूछा गया था? बिकॉज सेल्यूलर स्वेलिंग कहाँ देखी जाती है? वो नेक्रोसिस में देखी जाती है। दैट इज व्हाई दे आस्क्ड यू दिस डिफरेंस। कि याद है सेल्यूलर स्वेलिंग हाइड्रोपिक चेंज पड़ा था, तो वो नेक्रोसिस का पार्ट है, वेयर सेल्यूलर श्रिंकेज इज अ पार्ट ऑफ अपोप्टोसिस। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म का कलर कैसा है? दोनों में कंपेयर कर लो। क्या इसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा पिंक हो चुका है? एंड दोनों के न्यूक्लियस को भी कंपेयर करो। नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस थोड़ा लाइट ब्लू है, यहाँ पे ब्लू कलर भी ज्यादा दिख रहा है, तो मतलब मैम अपोप्टोटिक बॉडी में सारे कलर ज्यादा दिख रहे हैं। साइटोप्लाज्म ज्यादा पिंक कलर का हो चुका है और न्यूक्लियस ज्यादा ब्लू कलर का हो चुका है। तो क्यों ऐसा हुआ है? बिकॉज न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज है जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखेंगे। न्यूक्लियस पूरा हर जगह सेम ब्लैक एंड व्हाइट नहीं लग रहा। कुछ जगह पे ज्यादा ब्लैक है, फिर व्हाइट एरिया आता है, फिर ब्लैक है। यहाँ पर भी देखो कुछ जगहों पे ब्लैक ब्लैक क्लम्प्स, क्या ना, ऐसे कुछ कुछ ऐसे लग रहा है कि न्यूक्लियस कहीं कहीं कंडेंस होके ब्लैक कलर दे रहा है। इस चीज को बोला जाता है NCC, न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। तो अगर आपसे पूछा गया व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ अपोप्टोसिस, इट इज गोइंग टू बी न्यूक्लियर क्रोमैटिन कंडेंसेशन। Nuclear chromatin condensation, NCC, hallmark question, previous year question, very very important. So microscopic analysis is done. Now we move on to question 4, which is important for INI CET. Is there any stain to differentiate apoptosis and necrosis? Yes, there is a stain called the tunnel stain. Where is it positive? Remember, जैसा नाम उसी में से mnemonic निकलेगा. It is positive in apoptosis. And where is it negative tunnel stain? So negative tunnel stain is going to be seen in necrosis. Remember, apoptosis में positive and necrosis में negative. INI CET के लिए important है. Coming to question 5, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या देखने को मिलता है? आई थिंक ये फोटो सबको ऑलरेडी आती है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में बस इतना देख लेना कि कौन सा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पूछा गया है। इसमें हम DNA देख रहे हैं। एंड दूसरा, इसमें 3 पेशेंट्स दिए होंगे आपको, पेशेंट A, B एंड C। पेशेंट A का DNA देखो बिल्कुल इंटैक्ट है, एक क्लम्प है, बिल्कुल टूटा नहीं हुआ। तो ये जो A वाली लेबलिंग है, ये एक नॉर्मल पर्सन का DNA है। जो B वाली लेबलिंग है, उसमें आपको दिख रहा होगा कि DNA छोटे छोटे पार्ट्स में, याद है 200 कट DNA को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ा था, तो उसे क्या बना दिया था? स्टेप लैडर पैटर्न। स्टेप लैडर पैटर्न कौन सी सेल डेथ में दिखता है? अपोप्टोसिस में दिखता है। क्या ये नेक्रोसिस में भी दिख सकता है? यस, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
स्टेप लैडर पैटर्न इज सीन इन बोथ अपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, बट ज्यादा किस में देखा जाता है? कॉमनली इट इज सीन इन अपोप्टोसिस। कमिंग टू पेशेंट सी, इसमें भी डीएनए टूटा हुआ है, बट डीएनए ने स्टेप्स नहीं बनाया। वो बिल्कुल ऐसे जैसे हम बचपन में इंक पेन से काम करते थे, तो इंक कई बार कॉपी में स्मज हो जाती थी, स्प्रेड हो जाती थी, तो सेम वे यहाँ पे स्मज हो गया, स्मेयर बन गया। स्मेयरिंग पैटर्न किस में देखा जाता है? क्या ये नेक्रोसिस में दिखता है? यस। क्या ये कभी कभी अपोप्टोसिस में भी दिख सकता है? दैट इज ऑल्सो यस। बट अगर बोथ आया तो हम बोथ मार्क करेंगे, बट अगर ज्यादा कॉमन पूछा, सो दिस इज मोर कॉमन इन नेक्रोसिस। सो रिमेंबर, स्टेप लैडर एंड स्मेयरिंग, ये दोनों चीजें दोनों सेल डेथ्स में देखी जा सकती हैं, बट स्टेप लैडर इज मोर इन अपोप्टोसिस एंड स्मेयरिंग इज मोर इन necrosis. That finishes off the 5 questions for identification. And अगर हम PYQ solve करें, so tell me the following gel electrophoresis pattern of patient B, एग्जाम में ये जरूर देखना कि कौन से पेशेंट के लिए आपको पूछा गया है। सो रिमेंबर, पेशेंट बी में मुझे स्टेप लैडर पैटर्न दिख रहा है। मैम हमने पढ़ा था स्टेप लैडर पैटर्न ना अपोप्टोसिस नेक्रोसिस दोनों में दिखता है, तो क्या मेरे पास बोथ का ऑप्शन है? तो हम लोग फिर क्या मार्क करके आएंगे? बोथ मार्क कर देंगे। बट अगर मेरे पास एक ही ऑप्शन सिलेक्ट करने की पॉसिबिलिटी होती, देन वी वुड हैव मार्क्ड अपोप्टोसिस। That finally finishes off all of your cell deaths, necrosis also, apoptosis also. Now we have the smaller ones. Two slides on the newer cell deaths. Which are the newer cell deaths? The first one is going to be necroptosis and the second one is pyroptosis. Let me start. पहले वाले के तो नाम से ही सब कुछ पता लग रहा है, necrosis और apoptosis को जोड़ दो तो एक नई सेल डेथ बन जाएगी, तो उसके नाम में जैसा लिखा है एग्जैक्टली वैसे ही हम पढ़ेंगे। इट इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेक्रोसिस एज वेल एज अपोप्टोसिस। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? तो मतलब मैम सिंपल कॉन्सेप्ट है, थोड़ी चीजें नेक्रोसिस से चोरी कर लो, कुछ चीजें अपोप्टोसिस से चोरी कर लो, तो एक नया सेल डेथ बन जाएगा। नेक्रोप्टोसिस में हमने अपोप्टोसिस से क्या चोरी करा? अपोप्टोसिस का डेफिनेशन था इट वाज कैस्पेज डिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। हमने नेक्रोप्टोसिस को बनाया कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ। रिमेंबर, इट इज कैस्पेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेम प्रोग्राम सेल डेथ होगी, बट कैस्पेज वर्ड यहाँ यूज नहीं कर सकते। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ ऑफ नेक्रोप्टोसिस। एक और चीज जो हम अपोप्टोसिस से यहाँ पे चोरी करेंगे, दैट इज अपोप्टोसिस यहाँ पे फिजियोलॉजिकल भी हो सकता था, पैथोलॉजिकल भी हो सकता था, तो नेक्रोप्टोसिस ने ये कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया। इट कैन बी बोथ फिजियोलॉजिकल एज वेल एज पैथोलॉजिकल। एक एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं। फिजियोलॉजिकल का एग्जाम्पल है ग्रोथ प्लेट फॉर्मेशन, जैसे कि आप ऑर्थोपेडिक्स में पढ़ते हो कि हर बोन में एक ग्रोथ प्लेट होता है जहाँ पे बोन की ग्रोथ होती है। तो बोन की ग्रोथ के लिए कौन से सेल डेथ की जरूरत है? नेक्रोप्टोसिस की, जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, तो उसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल नेक्रोप्टोसिस। बट वैसे एक डिजीज में भी हम नेक्रोप्टोसिस देख सकते हैं। सबने फैटी लिवर का नाम सुना है, तो फैटी लिवर में कौन सा? फैटी लिवर तो जनरल पब्लिक बोलती है, हम डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? हम फैटी लिवर को बोलते हैं स्टियाटोहेपेटाइटिस, तो उसमें भी नेक्रोप्टोसिस देखा जाता है। And pancreatitis also shows you necroptosis. So these are all the necroptosis diseases and normal things that you have to know. जब इतना पढ़ लिया तो although it's rapid revision, but खत्म करते हैं ना पूरा टॉपिक। What is the mechanism of necroptosis? I have always taught you in the main videos के 1, 2, 3 and death, 3 स्टेप में डेथ कराना है सेल का। So what is the first step? सबसे पहले स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करते हैं, that is TNF and TNF receptor. TNF and TNF receptor are going to bind to each other. इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, यहाँ पे था TNF का रिसेप्टर एंड ऊपर से क्या चीज आके बाइंड करी? TNF आके बाइंड करा। तो इन दोनों की बाइंडिंग की वजह से सेल के अंदर एक ट्रायो बनता है। उस ट्रायो का क्या नाम है? ये एग्जाम में पूछा जाता है, दैट इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। द नेम ऑफ दैट ट्रायो इज RIPK1, RIPK3 एंड प्रोकैस्पेज 8। इन तीनों ने फेविकॉल लगा के एक दूसरे से जुड़ने का काम कर रहा है, तो ये तीनों हमेशा एक साथ ही मिलेंगे। एंड एक चीज का ध्यान रखना है एग्जाम में, RIPK1, RIPK3 ठीक है, बट प्रोकैस्पेज 8 वर्ड हमने आपस में प्रॉमिस किया था कि जब नेक्रोप्टोसिस वर्ड आएगा हम कैस्पेज वर्ड यूज ही नहीं करेंगे, कैस्पेज इंडिपेंडेंट। एंड अभी अभी मैंने यही करा, यहाँ पे कैस्पेज वर्ड यूज करा नहीं, मैंने प्रोकैस्पेज वर्ड यूज करा। तो प्रोकैस्पेज यूज करना अलाउड है, पर क्या ये कभी भी एक्टिवेट होगा? विल इट एवर गेट एक्टिवेटेड? नो, इट इज नेवर एक्टिवेटेड टू कैस्पेज 8। जहां पे नेक्रोप्टोसिस वर्ड आया एग्जाम में, कैस्पेज वर्ड हटा देना, यू कैन नेवर यूज इट, इट इज कैस्पेज इंडिपेंडेंट। बस दो स्टेप हो गए, TNF रिसेप्टर, फिर ये ट्रायो बना, थर्ड स्टेप और सेल डेथ। थर्ड स्टेप क्या है? दैट इज एन अपडेट इन रॉबिन्स। देयर इज फॉस्फोराइलेशन ऑफ समथिंग नोन एज MLKL।
So MLKL phosphorylation is going to finally result in cell death. I told you 1, 2, 3 death. So सबसे पहले TNF and TNF receptor binding होती है, सेकेंड ट्रायो बनता है, थर्ड MLKL phosphorylation होती है, सेल की डेथ हो जाती है. दैट कंप्लीट्स दिस सेल डेथ, दैट इज नेक्रोप्टोसिस. द लास्ट सेल डेथ दैट यू हैव टू रिवाइज इज पायरोप्टोसिस, एंड उसके नाम में आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा. इनफैक्ट द एंटायर स्टोरी इज इन द नेम इटसेल्फ. पायरोप्टोसिस में पायरो वर्ड होता है मतलब फीवर के लिए, एंड टॉसिस वर्ड होता है मतलब सेल डेथ के लिए. तो फीवर एंड सेल डेथ दोनों चीजें आपको इसी में करानी है डेफिनेटली. तो दो चीजें अकम्प्लिश करनी है, एक फीवर और एक सेल डेथ. तो शुरुआत करते हैं. किसी भी चीज में फीवर अगर आ रहा है तो एक डाउट तो मुझे सबसे पहली चीज मुझे लगता है कोई बैक्टीरियल या कोई इन्फेक्शन का तो केस होगा ही होगा. एग्जैक्टली, दिस इज अ सेल डेथ विच इज सीन फॉलोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस. तो ऑप्शंस में आपको कोई बैक्टीरिया जरूर दिया होगा. सैल्मोनेला हो गया, शिगेला हो गया, कोई बैक्टीरिया का मेंशन होगा. So let us understand the mechanism of pyroptosis. Pyroptosis में as I said कहानी हमेशा एक बैक्टीरिया से शुरू होगी, जैसे कि हो गया सैल्मोनेला, शिगेला. बैक्टीरिया हमारी बॉडी में जैसे ही आएगा, तो चाहे बैक्टीरिया भी आए हमारी बॉडी में, हम अतिथि देवो भव, दैट इज व्हाट वी बिलीव इन. सो बैक्टीरिया भी आएगा तो हम रिसीव करने उसे जरूर पहुंचेंगे. तो कौन सा एक रिसेप्टर है जो बैक्टीरिया को रिसीव करने के लिए बैठा है, और उस रिसेप्टर का नाम आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, that is nod receptor. Okay, so nod receptor is the अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट कि बैक्टीरिया आया उसे रिसीव करो, बट रिसीव करने के बाद उस बैक्टीरिया को हटाने का काम करो. सो नॉड लाइक रिसेप्टर क्या करेगा, वो जाके एक्टिवेट करेगा समथिंग इन योर बॉडी, दैट इज इन्फ्लेमोसोम. इन्फ्लेमोसोम पे भी क्वेश्चन आता है PYQ के इन्फ्लेमोसोम कौन से सेल डेथ में यूज किया जाता है, पायरोप्टोसिस में. इन्फ्लेमोसोम का क्या काम है कि वो जाके एक्टिवेट करेगा कैस्पेजेस. कौन से नंबर्स, 1, 4, 5 एंड 11. 1, 4, 5, 11 क्यों एक्टिवेट करे आपने, क्योंकि ये जो 4 कैस्पेजेस हैं वो जाके सेल की डेथ कराएंगे और इनडायरेक्टली बैक्टीरिया को भी किल करेंगे. तो कैस्पेज 1, 4, 5, 11 सेल डेथ करा देगा. बट सेल डेथ वाले कॉन्सेप्ट को तो हमने अकम्प्लिश कर लिया, फीवर अभी भी नहीं हुआ पेशेंट को. क्यों? बिकॉज इनमें से जो कैस्पेज 1 है वो कहीं ना कहीं जाके आगे फीवर कराएगा. वो क्या करेगा, वो एक्टिवेट करेगा इंटरल्यूकिन 1, और इतना हम सब जानते हैं कि इंटरल्यूकिन 1 से पेशेंट को होता है फीवर. सो ऑलवेज रिमेंबर द स्टोरी ऑफ 1 for 1, दैट इज कैस्पेज 1, इंटरल्यूकिन 1, एंड दैट इज गोइंग टू कॉज फीवर. एंड दैट फिनिशेज ऑफ योर एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पायरोप्टोसिस ऑल्सो. 2 क्वेश्चंस के आंसर्स दो, एंड उसके बाद सेल डेथ खत्म. Question number 1, PYQ. Which of the following is incorrect about necroptosis? Is it caspase independent programmed cell death? It is correct. Do you use RIP1 and RIP3 complex? That is correct. Growth plate formation कैसे होती है, necroptosis से होती है, that is also correct. कैस्पेज 8 इसमें रिक्वायर्ड होता है, दैट इज फॉल्स, एंड दैट इज द आंसर. हमने एक चीज बहुत अच्छे से 10 बार रटी है, दैट रट्टा लगा चुके हैं हम. वी नो दिस, नेक्रोप्टोसिस वर्ड आया, कैस्पेज वर्ड हटा देना. सो कैस्पेज कैन नॉट बी यूज्ड. द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज इनकरेक्ट अबाउट पायरोप्टोसिस. लेट्स स्टार्ट. क्या पायरोप्टोसिस फीवर वाली जो स्टोरी थी, क्या वो किसी बैक्टीरिया से शुरुआत होती है? यस, दैट इज एसोसिएटेड विद सैल्मोनेला, शिगेला एंड अदर बैक्टीरियाज. क्या इसमें पेशेंट को पायरो मतलब फीवर होता है बिकॉज ऑफ इंटरल्यूकिन 1? क्या वो इंटरल्यूकिन 1 कैस्पेज 1 एक्टिवेट कराता है? यस. बट हु वाज द अतिथि देवो भव? वाज दैट टोल लाइक रिसेप्टर? नो, दैट इज फॉल्स. दैट इज द आंसर ओवर हियर. द रिसेप्टर वाज नॉड लाइक रिसेप्टर्स. And yes, with that, we finish off all the cell deaths, and now we are ready to go in for the next topic of this chapter, that is cellular adaptations.